डियर स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था क्लोज। क्लोज में हमने पहले पढ़ा था नाउन क्लोज था, दूसरा था कंडीशनल क्लोज बोल सकते हैं, या जिसको एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन बोल सकते हैं, या डायरेक्टली बोलें तो कंडीशनल क्लोज बोल सकते हैं। तीसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पढ़ रहे थे। तो यदि हम इसको डायरेक्टली बोले तो इसको टाइम क्लोज भी बोल सकते हैं। ये टाइम क्लोज, ये हमारा तीसरा बिंदु था। इसकी हमने शुरुआत की थी, इसमें एक पढ़ा था वहन का प्रयोग, मतलब ऐसे दो शब्द होंगे जो किसको निरूपित करते हैं, टाइम को निरूपित करते हैं, और उसके माध्यम से हम उस सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, ये टाइम क्लोज बना सकते हैं। और जिसको ऐसा भी हेडिंग हो सकता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, या हम टाइम क्लोज बोल सकते हैं या एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बोल सकते हैं, दोनों समान है। अब देखो अगला इसमें था एज का प्रयोग। इसमें ए है एज का प्रयोग, ए तो पढ़ा था हमने व्हेन का प्रयोग, बी है एज का प्रयोग। एज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, देखो इसमें एक नंबर है, प्रथम कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाना। यदि हम एक कोई कार्य कर रहे हैं और उससे जो कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ उससे पहले यदि कोई दूसरा कार्य शुरू हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कौन से क्लोज का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करते हुए उसको क्या बनाएंगे, टाइम क्लोज बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, शी लेफ्ट द शॉप, she remembered her shopping, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको एज से कनेक्ट करते हुए इसको क्या बनाना है, टाइम क्लोज बनाना है। तो वो इस प्रकार से होगा, she left the shop as she remembered her shopping। यदि कोई कार्य है उस वो फिनिश होने से पहले यदि दूसरा कार्य शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हम किसको, कौन से, सॉरी यहाँ पे करो इसका प्रयोग, उससे पहले हम किसका प्रयोग कर, यदि एक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उससे पहले यदि दूसरा कार्य शुरू हो गया है, तो हमें क्या करना है, एज का प्रयोग करते हुए उन दोनों सेंटेंसों को ऐड करते हुए क्या बनाना है, टाइम क्लोज बनाना है। अगला देखो इसमें सेंटेंस, रवि लिस्ट his home listen म्यूजिक, ये होगा। अब इसमें यदि एज का प्रयोग करेंगे तो एज रवि reached his home he listened music। क्या करना है आपको, एज का प्रयोग करते हुए इसको क्या बनाना है, टाइम क्लोज बनाना है। आपके ब्रैकेट में इस प्रकार से दिया हुआ आएगा एज, कि आपके ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए आ रहे हैं उनकी सहायता से, ऐसे नहीं दिया है कि टाइम क्लोज बनाना है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, इनकी सहायता से इससे सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए या इन सेंटेंसों को पुनर्निर्माण कीजिए, ऐसा आएगा। इसमें दो ये सेंटेंस अलग अलग होते हैं। यदि हम किसी भी कंजक्शन के माध्यम से या किसी रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से यदि दोनों को ऐड कर रहे हैं,
दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों सेंटेंस एक बन जाते हैं। यहाँ के बीच में फुल स्टॉप नहीं रहता। यदि किसी स्टूडेंट ने ये कर दिया कि यहाँ बीच में फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब दोनों एक नहीं बने, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। और कोमा लगने के पश्चात वो दोनों सेंटेंस क्या रहते हैं, एक रहते हैं। आगे देखो, इसमें अगला देखो 2 नंबर, साथ साथ जारी होने वाले परिवर्तनकारी कार्य। साथ साथ जारी होने वाले परिवर्तनकारी कार्य। परिवर्तनकारी कार्य बोल सकते हैं या भिन्न भिन्न कार्य, अलग अलग कार्य, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, विपरीत कार्य बोल सकते हैं। मतलब कि एक कार्य हो रहा है, उससे वो होते ही दूसरा कार्य उससे विपरीत होता है। जिस प्रकार से देखो, द सनसेट द डार्कनेस अपीयर। सूर्य अस्त हुआ और अंधेरा छा गया। दो एक टाइम में तो क्या प्रकाश था, दूसरे टाइम में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। दो क्या परिवर्तनकारी कार्य है या विपरीत कार्य है। यदि इसको ऐसे करेंगे, एज से कनेक्ट करना है, एज द सन सेट द डार्कनेस अपीयर। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो कि ऐसे द डार्कनेस अपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, उसके बाद में द सन राइजेज, द सन राइजेज। तो यदि सूर्य उदय हुआ है तो डार्कनेस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड। ये इसका विपरीत अर्थ होता है डिसअपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, सामने आना या होना, और डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना या हट जाना वहां से। तो सूर्य उदय होगा तो अंधेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आगे देखो, साथ साथ जारी रहने वाले कार्य के लिए, साथ साथ जारी रहने वाले कार्य के लिए। Set out on her, set out on mobile, she drove हर कार। ये दो कार्य हैं। यदि इससे ऐड करेंगे मतलब दोनों कार्य है साथ साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों कार्यों को साथ साथ इसके माध्यम से इसको क्या किया जाता है, टाइम क्लोज बनाया जाता है। एज शी ड्रोव हर कार, ये मतलब दो कार्य हैं जो साथ साथ रह रहे हैं, हो रहे हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखो, she is eating food, she is eating food, she is eating food, she is watching TV। ये दो कार्य हैं। अब यदि ये दो कार्य साथ साथ चल रहे हैं तो हम इनको एज के माध्यम से निरूपित करते हुए इसको क्या बना सकते हैं, टाइम क्लोज बना सकते हैं। आगे देखो,
इसमें सी नंबर है वो है आफ्टर का प्रयोग। डायरेक्टली आता है इसमें एक नियम रहता है, वो रहता है परफेक्ट टेंस में। यदि हर स्टूडेंट को विदित है, ये याद है, तो मैंने एक नियम बताया था 10th क्लास में एपीबीएस, एक ये नियम बताया था एपीबीएस। तो ए का मतलब होता है आफ्टर, पी का मतलब होता है परफेक्ट। ए का मतलब होता है आफ्टर, पी का मतलब होता है परफेक्ट। वो नियम क्या है, इस एक पे लागू हो जाएगा, आफ्टर वाला जो नियम होगा उस पे लागू हो जाएगा। The patient had died the doctor came। यदि हर स्टूडेंट को मालूम है तो ये हम ओली बांकी कर पाएंगे। अब इसको क्या करवाते हैं, आफ्टर से ऐड करते हुए आपको इसको टाइम क्लोज बनाना है। तो ये नियम यदि आपको मालूम है कि आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे करना है, ए का मतलब आफ्टर, पी का मतलब परफेक्ट, मतलब परफेक्ट से पहले आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो परफेक्ट वाला सेंटेंस ये है हमारे पास, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, आफ्टर द पेशेंट had died the doctor came। एक इसके विपरीत में या इसका अलग तरीका भी बताया था, ये इस तरीके से भी आ सकता है, वो ये होगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यदि आप इस तरीके से कर रहे हो तो भी सही है, यदि इस तरीके से कर रहे हो तो भी सही है, लेकिन होना क्या चाहिए, आफ्टर के बाद में जो क्लोज आ रहा है वो किसका आना चाहिए, परफेक्ट वाला आना चाहिए। यदि आफ्टर के बाद में आपने सिंपल वाला क्लोज लगा दिया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में कंजक्शन आफ्टर लगा देते हैं और उसको टाइम क्लोज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आफ्टर के बाद में परफेक्ट वाला क्लोज आता है, ना कि सिंपल वाला क्लोज आता है। तो इसमें परफेक्ट वाले क्लोज से तुरंत पहले, परफेक्ट वाले क्लोज से तुरंत पहले, इसमें देखो आफ्टर के बाद में जो क्लोज आया वो परफेक्ट का है। यदि हम इसके विपरीत बना रहे हैं, पहले सिंपल वाला आया, उसके बाद में आफ्टर, उसके बाद में परफेक्ट वाला क्लोज आया, तो ये एक तरीका ये भी होता है, इस तरीके से भी बन सकता है। ये था आपका आफ्टर का प्रयोग। अब ये देखना, इसमें आता है क्या है, या तो नो सूनर देन का प्रयोग आता है या हार्डली वेहन का प्रयोग आता है। मतलब ये इसके ओब्लिक में या तो इसकी जगह ये आ सकता है या इसकी जगह ये आ सकता है। तो ये यदि दोनों को आप, दोनों नियम एक ही हैं, यदि आप इनको अलग अलग पढ़ोगे तो भी वही नियम है, एक जगह पढ़ोगे तो भी वही नियम है। क्योंकि यदि आप नो सुंदर देन का प्रयोग कर रहे हैं तो वही तरीका इसमें लगाना पड़ेगा। यदि हार्डली और वहन का प्रयोग कर रहे हैं, हार्डली की जगह बैडली भी आ सकता है, लेकिन हम डेपली नहीं जा रहे हैं कि यदि नो सुंदर देन का प्रयोग कर दो तो समान है, हार्डली और वैन का प्रयोग कर दो तो भी समान है। देखो एग्जांपल, अब यदि हम इसको किससे बना रहे हैं, नो सूनर और देन से बना रहे हैं, नो सूनर और देन से बना रहे हैं। यदि आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ आएगा, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, ये बात ध्यान में रखना। नो सूनर देन दिया हुआ है तो आपको इनको छोड़ देना, हार्डली और वेन को छोड़ देना। यदि नो सूनर देन नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से नहीं बनाना, दोनों तरीके समान चल रहे हैं। अब देखो शुरुआत में आएगा नो सूनर, उसके बाद में पहले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ आ जाती है, आई रीच्ड
स्कूल, उसके बाद में आ जाएगा नो सुनर का कर रहे हैं तो देन द वेलकम। और यदि आप इसको इस प्रकार से नो सुनर देन से नहीं कर पा रहे हो और यदि आपके एग्जाम में हार्डली और वहन से आ रहा है तो बस इसका कोई अलग तरीका नहीं है कि आप इनको नो सुनर की जगह आप किसका प्रयोग कर दो, हार्डली बेरली इनका प्रयोग कर दो। आगे सेंटेंस है वो समान रहेगा और देन जहां पे आया हुआ है वहां पे किसका प्रयोग कर दो, वहन का प्रयोग कर दो। यदि आपको क्या रहता है, यदि नो सुनर देन का प्रयोग करना है तो इस प्रकार से करो, हार्डली वेन का प्रयोग करना है, प्रयोग दोनों समान होंगे। यदि आपको बस इतना ही करना है, नो सुनर की जगह आपको हार्डली का प्रयोग करना है और देन की जगह वहन का प्रयोग करना है। अब देखो, यदि आप इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस समान इसका सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको किससे भी बनाना चाहो, नो सुनर से बनाना चाहो, नो सुनर देन से बनाना चाहो तो उससे बना सकते हो, और या आप हार्डली और वेन से बनाना चाहो तो उससे बना सकते हो। बस तरीका यही होगा, आप इसको चेंजमेंट कर लेना। हर स्टूडेंट कर पाएगा कि जैसा हमने ऊपर किया उसी प्रकार से इसको नीचे कर पाओ। किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे नो सुनर आ गया सेंटेंस के शुरुआत में, फिर हमने हेड लिखा, आई रिवाइज्ड द लेसन, उसके बाद में देन का प्रयोग आ गया और उसके बाद में आई डिड एक्सरसाइज आ गया। यदि हम इससे न करके हार्डली से कर रहे हैं तो नो सुनर की जगह हार्डली रख दो और देन की जगह वहन रख दो, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यदि आपके एग्जाम में पैटर्न मालूम होना चाहिए, यदि नो सुनर वाला सोच रहे हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं नो सुनर दे, जिस प्रकार से ये एक तरह का कंजक्शन का भी काम, कंजक्शन में भी आते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर इनका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस के शुरुआत में, मतलब ये इतना तो मतलब बीच में और कुछ आएगा तो नो सुनर का प्रयोग आ रहा है तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली, इसमें थोड़ा अपवादित रहता है, नो सुनर देन और हार्डली व्हेन का प्रयोग होता है। इनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो नो सुनर के तुरंत बाद में सेंटेंस से निकल के आ जाती है, नो सुनर के बाद में सेंटेंस से निकल के नो सुनर के बाद रखी जाती है। और सेंटेंस आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो में ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। इसी में एक होता है कि हमें क्या नो सुनर का प्रयोग करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो रखनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सेंटेंस है तो नो सुनर आई हैड रिवाइज्ड द लेसन, उसके बाद में देन आई डिड एक्सरसाइज कर देते हैं, उसमें क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले नहीं रखा है तो आपका सेंटेंस वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। नियम के अकॉर्डिंग है वो क्या है, गलत है, क्योंकि हेड का प्रयोग कहां पे आना चाहिए, नो सुनर और हार्डली है उसके तुरंत बाद में आना चाहिए। आगे देखो, अगला है बिफोर। यदि बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस हो तो वह फ्यूचर का मीनिंग देता है। दोबारा देखो इसको, यदि बिफोर के बाद यदि हम किसी को भी ऐड कर रहे हैं, किससे, बिफोर से ऐड करते हुए टाइम क्लोज बना रहे हैं, तो यदि बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस आया हुआ है तो वो किसका अर्थ प्रदान करेगा, उसका अर्थ निकलेगा वो फ्यूचर में अर्थ निकलेगा।
अब यदि आप इसका अर्थ लगाना चाहो, है ना, तो आप देखना किस प्रकार से बनेगा। शी विल इन्फॉर्म, शी विल इन्फॉर्म, उसके बाद में बिफोर शी हमें ऊपर देखो लिखाया क्या गया है, यदि बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो वो किसका प्रदान करेगा, फ्यूचर का। शी विल इन्फॉर्म, वो सूचित करेगी शी लीव द सिटी, जब वो शहर छोड़ेगी। शहर छोड़ने से पहले, मतलब अभी तक छोड़ा नहीं है उसने, अभी तक छोड़ा नहीं है, छोड़ने से पहले वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी, सूचित करेगी। अर्थ किसका प्रदान कर रहा है, प्रेजेंट का अर्थ तो आ ही नहीं रहा इसमें। इसमें अर्थ किसका आ रहा है, फ्यूचर का अर्थ आ रहा है। मीनिंग किसका आ रहा है, भविष्य काल का आ रहा है। अर्थ आ रहा है वो फ्यूचर का आ रहा है। तो यदि बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा अर्थ प्रदान करेगा, फ्यूचर का अर्थ प्रदान करेगा। आगे देखो, परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो वही एग्जांपल लिख रहे हैं, अब भली बात ही समझ जाओगे। द पेशेंट है डाइड, द डॉक्टर के लिए। यदि आपको नियम मालूम होगा तो आराम से कर दोगे, वही नियम लागू होगा एपी और बीएस। मतलब बिफोर के बाद में किसका यूज किया जाता है, सिंपल का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब बिफोर का यूज कहां पे होगा, बिफोर के तुरंत बाद में जो क्लोज आएगा वो सिंपल वाला आएगा। तो सिंपल तो देखो यहाँ पे है पास सिंपल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट वाला है। तो यदि परफेक्ट से पहले करेंगे, आफ्टर का प्रयोग होगा तो आफ्टर के बाद वाला जो क्लोज आएगा वो परफेक्ट टेंस का आएगा, और बिफोर के बाद वाला जो क्लोज आएगा वो किसका आएगा, सिंपल का आएगा। तो यदि हम इसको बना रहे हैं तो वो इस प्रकार से बनेगा। The patient had died before the doctor came। एक तो पैटर्न ये बनेगा। यदि इसके विपरीत यदि आप पैटर्न बनाना चाह रहे हो तो एक पैटर्न इस प्रकार से बन जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि क्या होता है कि हमें ऐसे सेंटेंस एक बार हमने इनको सीखा है तो क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं इनके तो बीच में ही लगाना है। जरूरी नहीं है ये एग्जांपल आपके जैसे मतलब एग्जाम में इस तरीके से, यही एग्जांपल है आपको मतलब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है और वही एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है, द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड। अब इसको भी बहुत से ऐड करना है, तरीका वो सेम है। ऊपर वाले सेंटेंस को इसमें क्या किया था, पहला जो क्लोज आया हुआ था उसको तो क्या रख दिया, बाद में रख दिया, बाद वाले को पहले रख दिया, फर्क तो इतना ही किया। तो हमें यदि नियम मालूम है, एपीबीएस का नियम मालूम है तो उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। इसमें बीएस बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो बीएस मतलब बिफोर के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल का। तो सिंपल का ये आ रखा है तो मतलब इससे पहले किसका प्रयोग होगा, बिफोर का प्रयोग होगा। इस प्रकार से भी आपके ये आ सकता है। आगे देखो, अगला है टिल ओब्लिक अंटिल का प्रयोग। टिल ओब्लिक अंटिल का प्रयोग
टिल ओब्लिक अनटिल का प्रयोग देखो, इसका प्रयोग किसी ऐसी अवस्था या स्थिति के लिए किया जाता है जो निश्चित समय तक जारी रहती है। कोई ऐसी अवस्था या स्थिति होती है जो कुछ उसका पीरियड होता है, उस पीरियड होता है या कोई टाइम पॉइंट होता है, उस तक वो जारी रहती है, उसके अलावा वो जारी नहीं रहती है। देखो I said wait, I hear from you, मतलब इसमें I said wait, मैं इंतजार करूंगा, I hear from you, जब तक मैं तुम मुझे कुछ कहोगे तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। तो ये कोई एक निश्चित अवधि होती है, I shall wait, उसके बाद में यहाँ पे टिल करो या अनटिल करो, दोनों एक ही बात है। टिल अनटिल दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। आई हियर फ्रॉम यू, ये इस प्रकार से बन जाएगा।